चलिए, चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग यहाँ पे गलत हो गया, उसको ठीक कर लेंगे। आपका ऑडिट सैंपलिंग रहना चाहिए हेडिंग। इसमें एक ही ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे 530। सबसे पहले सैंपलिंग मतलब क्या है? जब कुछ चीज़ों को चेक करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग सैंपलिंग बोलते हैं। लेस देन 100% चीज़ों को चेक करते हैं और उसके बेस पे 100% चीज़ों के ऊपर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पॉपुलेशन मतलब क्या? एंटायर सेट ऑफ डेटा टेकिंग ऑल यूनिट्स टुगेदर, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सैंपल शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कोना कोना कवर होना चाहिए, सभी तरह के आइटम्स कवर होने चाहिए ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन में। सैंपल शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो कार तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सी फॉर कंप्लीटनेस। हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। सैंपलिंग को हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो भी पॉपुलेशन है उसमें सभी अगर कंट्रोल है तो जितने बार वो कंट्रोल लगाया गया वो सभी एक्टिविटीज कवर होनी चाहिए। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो सारे फाइनेंशियल आइटम उसमें कवर होने चाहिए। अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, जो असर्शन आप चेक करना चाहते हो, जो असर्शन आप चेक करना चाहते हो उसके बेसिस पे तय होता है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। हम डिस्कस करके आए कि सपोज आप एग्जिस्टेंस चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप लिस्ट लोगे, आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लिस्ट लोगे और उसको एविडेंसेस से और बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करो। लिस्ट टू एविडेंसेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स, आप चीजों को एक्चुअल से चीजों को मैच करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग है। आप पॉपुलेशन किसको डिवाइन करोगे? लिस्ट को, कि भाई लिस्ट में से मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा और फिर दूसरे एविडेंसेस से मैच करूंगा। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि लिस्ट कंप्लीट है क्या, मतलब लिस्ट में जितनी चीजें वो तो सही है, बट इज इट कंप्लीट? तो आप क्या करोगे? जैसे इन्वेंट्री की बात कर रहा हो तो आप गोडाउन में जाके इन्वेंट्री सिलेक्ट करोगे रैंडमली और बोलोगे पता लिस्ट में कहां पे है, मुझे एक बार बता दो भाई कहां पे है। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बदल जाती है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बदल जाती है। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग के हिसाब से आप किस चीज को टारगेट करोगे, किस चीज को पॉपुलेशन बनाओगे और कहां से सैंपल निकालोगे वो भी बदल जाता है। यहां पे एग्जांपल दिया है कि अगर डेटर्स ओवरसेड है, मतलब हमको डर लग रहा है कि डेटर की लिस्ट में कुछ नकली डेटर्स है, तो आप इस लिस्ट को पॉपुलेशन डिक्लेयर करोगे, इसमें से सैंपलिंग लोगे और फिर इसके सबूत देखोगे। पता लेजर में दिख रहा है क्या बैलेंस, पता एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या, पता इसकी सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई क्या, एंड सो ऑन। लेकिन सपोज इसका अपोजिट अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स, आपको लगता है क्रेडिटर्स की लिस्ट अंडरस्टेड है, मतलब जितना लिस्ट में दिया वो तो सही है लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है, ये आपका डर है। तो अब आप क्या करोगे? लिस्ट को पॉपुलेशन डिक्लेयर नहीं करोगे, आप जाकर बोलोगे कि देखो यार कौन से परचेस ऑर्डर अभी तक हम लोगों ने अकाउंट नहीं किए, रैंडम कौन से परचेस ऑर्डर की अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई है, रैंडमली कुछ सिलेक्ट करो। देखो कोई परचेस छूट तो नहीं गया, क्रेडिटर छूट तो नहीं गया। आखिरी आखिरी के डॉक्यूमेंट्स में से चीजें सिलेक्ट करो, आखिरी आखिरी के परचेसेस, देखो कुछ छूट तो नहीं गया। अब आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस है, एक्चुअल चीजें, उसको आपने पॉपुलेशन डिक्लेयर किया, वहां पे सैंपलिंग की और फिर लिस्ट से आप मैच करो कि वो कवर हुआ क्या। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कभी पॉपुलेशन लिस्ट में जितनी चीजें वो पॉपुलेशन होगी, कभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो पॉपुलेशन होगा। फिर अप्रोप्रिएट सैंपलिंग यूनिट होना चाहिए। फिर इसका मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएट सैंपलिंग यूनिट? पॉपुलेशन को बांटने के तरीके हो सकते हैं। जैसे डेटर है, डेटर को मैं पार्टी वाइज भी बांट सकता हूं और इनवॉइस वाइज भी बांट सकता हूं। मैं I can divide it party wise and each party will be declared one unit. It can be divided invoice wise and each invoice will be declared one unit. Depend करता है पर्पस क्या है। सपोज मैं एग्जिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ, बैलेंसेस का कंफर्मेशन मंगाना चाहता हूँ ना, बैलेंस इज अ पार्टी वाइज थिंग, तो मैं पार्टी वाइज डिवाइड करूंगा, उसको पॉपुलेशन पार्टी वाइज डिवाइड करूंगा, उसको सैंपलिंग यूनिट में बनाऊंगा ईच पार्टी को,
और फिर सैंपलिंग करूंगा। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि इनवॉइसेस में लेट पैसा मिल रहा है कि मुझे, क्योंकि लेट पैसा मिलता है तो हम पेनाल्टी लगाते हैं, तो मैं पॉपुलेशन को इनवॉइस वाइज बांटूंगा, रैंडमली इनवॉइसेस सिलेक्ट करूंगा और देखूंगा बराबर टाइम पे पैसे मिले ना, नहीं मिले तो पेनाल्टी लगाई ना। इट शुड बी रिलायबल। जो भी पॉपुलेशन का डेटा है वो भरोसेमंद होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, नहीं तो पूरी सैंपलिंग खराब हो जाएगी। इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड, appropriate sampling unit, and R should be for, it should be reliable. सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या? चांसेस दैट जो कंक्लूजन आप ऑब्टेन कर रहे हो सैम्पलिंग प्रोसेस से, वो रियलिटी से मैच नहीं होता, पॉपुलेशन से मैच नहीं होता, 100% चेकिंग ऑफ पॉपुलेशन करेंगे उससे जो कंक्लूजन मिलता है उससे मैच नहीं होता, उसको हम लोग सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। सैम्पलिंग रिस्क के अंदर दो तरह के एरर आ सकते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर मतलब क्या? ऐसा हो सकता है कि सैंपलिंग में सब जो अच्छे-अच्छे आइटम थे वो सिलेक्ट हो गए। हम लोग सैंपलिंग सब अच्छे-अच्छे आइटम सिलेक्ट हो गए। हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन रियलिटी में पॉपुलेशन के अंदर बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी-बड़ी गलतियां हैं। तो सैंपलिंग के अंदर टाइप 1 एरर हो सकता है जहां पे हमको लगता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये टाइप 1 एरर होगा तो क्या होगा? हमको लगा अरे सारे कंट्रोल्स बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग वेरी इफेक्टिवली। हम जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ऐसा हुआ तो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर ऐसा हुआ तो हमको लगेगा कि भाई साहब सभी सभी फाइनेंशियल आइटम बहुत बढ़िया है, हम हर चीज को सही है एक्सेप्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है बड़ी बड़ी गलतियां टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर ऐसा होता है तो ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में ऐसा होगा, हम हर चीज को सही मानते जा रहे हैं, हो सकता है बड़ी बड़ी गलतियां हो, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस बोलते हैं। इससे क्या असर होगा? अगर हम हर चीज को अच्छा अच्छा मानते जाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऑडिटर के हाथ से गलतियां छूटती चली जाएगी, उसके हाथ से गलतियां छूटती चली जाएगी, उसका क्वालिटी ऑफ ऑडिट विल रिड्यूस, क्वालिटी ऑफ ऑडिट विल रिड्यूस, क्वालिटी ऑफ ओपिनियन विल रिड्यूस, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कम हो जाएगा। टाइप 1 एरर जहां पे सब हमको अच्छा अच्छा लगता है, इसके वजह से क्वालिटी ऑफ ऑडिट कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कम हो जाता है। सैम्पलिंग में दूसरा एरर भी हो सकता है, सैम्पलिंग रिस्क में टाइप 2 एरर, जहां पे हमको सब गलत गलत लग रहा है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब गलत गलत क्योंकि क्या सिर्फ गलत चीजें सिलेक्ट हुई है, ठीक है, जबकि वो थोड़ी सी थी लेकिन वही सिलेक्ट हो गई। टाइप 2 एरर की वजह से सब गलत गलत लग रहा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होगा? हमको लगेगा कंट्रोल्स बहुत ही बेकार है, अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होगा? हम हर चीज को गलत मानते जाएंगे, हर चीज को हम लोग रिजेक्ट करते जाएंगे, ये भी गलत वो भी गलत, इनकरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा। अगर हम हर चीज को गलत मानते जाएंगे, ठीक है, तो हमारी टीम बहुत अलर्ट हो जाएगी, और चेकिंग कर, गलतियां मिल रही है, और चेकिंग कर, और चेकिंग कर, और चेकिंग कर। हमारे एफर्ट्स बहुत बढ़ जाए, एफर्ट्स बहुत बढ़ गए और मिला कुछ नहीं। इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है? चांसेस दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन गोज रॉन्ग। चांसेस है कि ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो रहा है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सैंपल सिलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट है, या फिर जो लोग ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं वो केयरलेसली लगा रहे हैं, फेलियर टू रिकॉग्नाइज मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, गलत तरीके से लगा रहे हैं, या फिर उसको लगाकर जो एविडेंस मिल रहा है, उसको लगाकर जो एविडेंस मिल रहा है, ठीक है, उसको बराबर स्टडी नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस कर रहे हैं, इसकी वजह से कंक्लूजन गलत हो रहा है। सैंपलिंग प्रोसेस में क्या होता है? पहला इनिशियल स्टेप होता है सैंपल डिजाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमको पॉपुलेशन में क्या चेक करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चेक करने के लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या हमारे ऑडिट एविडेंस होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सैंपलिंग की जो पूरी प्लानिंग एक्टिविटी है वो सैंपल डिजाइनिंग में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो हम यहाँ लेते हैं।
डिजाइन करना मतलब तय करना, डिसाइड करना। फिर एक बार आप डिसाइड कर लो, डिसाइड करने के बाद में अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको डिसाइड करनी पड़ी, सैंपल साइज कितना होगा। 200 वाउचर सिलेक्ट करेंगे कि 300 करेंगे, 400 करेंगे? फिर कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे? हमारा सिलेक्शन का तरीका कैसे होगा? सिलेक्शन मेथड सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, इंटरवल, क्लस्टर एंड सो ऑन। सिलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर हमको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करते वक्त कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं, उससे कैसे डील करना। गलतियां जब मिलेगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जब गलती मिलती है उसको डेविएशन बोलते हैं, और टेस्ट ऑफ डिटेल में जब गलती मिलती है उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। अब जब ये गलती मिलेगी आपको, तो आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा, इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, और फिर अगला स्टेप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सैंपल में इतनी गलतियां है तो पॉपुलेशन में कितनी गलतियां है? गलतियां प्रोजेक्ट करने के बाद आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा टॉलरेबल लेवल। टॉलरेबल मतलब इतनी गलतियां चलती है, इतनी गलतियां चलती है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो बहुत सिंपल, पहले सैंपल डिजाइनिंग, फिर सैंपल साइज तय करो, सिलेक्शन का तरीका, उस पर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, नेचर एंड कॉज समझेंगे गलतियों का, प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद फाइनली उसको इवैल्यूएट करेंगे, फाइनल स्टडी और कंक्लूजन लाएंगे। अब एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। सैंपल डिजाइनिंग, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा पॉपुलेशन क्या है। आपके डेटर्स की लिस्ट पॉपुलेशन है, whether that is population, define the population, क्रेडिट सेल पॉपुलेशन है, कैश सेल है, टोटल सेल है, पॉपुलेशन को डिफाइन करिए। फिर देखिए पॉपुलेशन के अंदर हेट्रोजेनियस है क्या आइटम्स, अगर है तो उसको स्ट्रैटिफाई करिए। एरिया वाइज आप स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं, वैल्यू वाइज आप स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रैटिफाई करने के अलग अलग तरीके, पहले तय करिए पॉपुलेशन क्या है, डिफाइन करिए, और उसको स्ट्रैटिफाई करना है क्या वो देख लीजिए। अब ये पॉपुलेशन में हमको क्या चेक करना है, पर्पस, कौन सा असर्शन चेक करना है, ऑकरेंस चेक करना चाहते हैं, कंप्लीटनेस चेक, क्या चेक करना चाहते हैं, पर्पस आप तय करिए। उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी वो तय करिए। एविडेंस कैसे मिलेगा, ओरल मिलेगा, विजुअल मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री मिलेगा, और किस मिसमैच को हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। हर मिसमैच को मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते। पहले पॉपुलेशन, उसका सर्टिफिकेशन करना है क्या, क्या पर्पस, देखो लाइन से कनेक्टेड है, पर्पस के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर, उससे क्या मिलेगा एविडेंस, और फिर व्हाट डू मीन बाय मिसस्टेटमेंट। नाउ जब हम व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिसस्टेटमेंट, इस पे और डिस्कशन है। ये स्टैंड का फीचर ये है, एक एक चीज को पकड़ते हैं और उसके आगे और डिस्कस करते आते हैं। जब हम लोग सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं तो वहां पे बहुत क्लियरली हमको पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या एविडेंस हमको मिलने वाला है, और किस मिसमैच को हम लोग मिसस्टेटमेंट बोले और किसको ना बोले। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, डेटर्स को हम लोग चेक कर रहे हैं, डेटर्स को हमने सिलेक्ट किया और हमने कंफर्मेशंस मंगाए, मिसमैच निकल रहा है। हाँ होता है ना मिसमैच, कभी हमने कोई सेल की एंट्री पास कर दी, कस्टमर ने अभी तक पास नहीं की, डिफरेंस है। उन्होंने पेमेंट कर दिया, हमने अभी तक रिसीट की एंट्री पास नहीं की, कभी कभी मिसमैच निकलते, लेकिन टेम्पररी डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट थोड़ी है। टीम को समझाना पड़ेगा, देखो हर मिसमैच मिसस्टेटमेंट नहीं होता, कुछ ये टेम्पररी नेचर के प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से टेम्पररी नेचर के जो मिसमैच है वो आगे जाके ठीक हो जाएंगे, इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट। और दूसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक पार्टी का डेटर दूसरे में, एक पार्टी का सेल दूसरे पार्टी में हमने पोस्ट कर दिया, माना कस्टमर के अकाउंट में गलती है, लेकिन अब ओवरऑल डेटर देखो, ओवरऑल डेटर गलत थोड़ी है, ओवरऑल डेटर का बैलेंस तो उतना ही आना है, इधर पार्टी ए को डेबिट मारो कि बी को मारो, बैलेंस शीट में जो डेटर जा रहा है उसमें गलती नहीं है। देखो हमको तो देखो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपन देना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डेटर है उसमें कोई गलती नहीं है। हर मिसमैच, हर चीज मिसस्टेटमेंट नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट अगर गलत हो रहा है तो वो मिसस्टेटमेंट है। ऐसे केस में इसको मिसस्टेटमेंट नहीं मानते, नोट करके रखते हैं। इसको अच्छे स्टडी एनालाइज करिए, हो सकता है या आपको मैनेजमेंट के नेचर के बारे में पता करे, हो सकता है आपको फ्रॉड
के चांसेस है, जानबूझ के कोई ऐसा कर रहा है, इसके ये आपको पता करे। हो सकता है दूसरे एरिया में कुछ मिल जाए। तो मुद्दे की बात यही थी मोटा मोटी, हर डिफरेंस को मिसस्टेटमेंट ना माने। बहुत सी चीजें टेम्पररी होती है, बहुत सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे गलती नहीं होती है, उसको नोट करके रखे, स्टडी करें, कहीं और प्रॉब्लम मिल सकता है। सैंपलिंग करने के जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मिसस्टेटमेंट निकाल। सर क्या होता है, लेट्स सी। सैंपलिंग करने के पहले हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है और कंट्रोल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कि भाई कंट्रोल कितनी बार फेल हो सकता है, 10%, 20%, 30%, हमारा अंदाजा क्या है। वैसे ही एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकालते हैं, कितनी रुपए गलती मिल सकती है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। सैंपलिंग करने के जस्ट पहले हम निकालते एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट हम लोग निकालते। क्यों निकालते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को हम कंपेयर करते हैं टॉलरेबल रेट से। सपोज हमको दिख रहा है कि 40% कंट्रोल फेल होंगे और टॉलरेबल लेवल मतलब मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल, यहां तक गलतियां चलती है, टॉलरेबल लेवल है 30%। अरे सैंपलिंग करने के पहले ही दिख रहा है कि गलतियां बहुत ज्यादा रहेगी, टॉलरेबल लिमिट कम है, तो सैंपलिंग में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों कर रहे हो? सीधा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा दो ना। आज आपको प्राइमा फेसी दिख रहा है, प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है कि आपके कंट्रोल्स फेल होने वाले हैं। व्हाई आर यू डूइंग सैंपलिंग एंड डूइंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल? सीधा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा दे। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर आपको ऐसा दिख रहा है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट 50 लाख है और टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट है 20 लाख, टॉलरेबल लेवल आपका 20 लाख है, करेक्ट। यहां से आपको दिख रहा है कि भाई साहब आपका ओवरऑल जो आपका एक्सपेक्टेड मिस्टेक बहुत ज्यादा है, टॉलरेबल लेवल से ज्यादा जा रही है आपकी गलतियां, ठीक है। तो आप एक काम, अरे यार गलतियां बहुत ज्यादा निकलने वाली है क्या, फिर सैंपलिंग क्यों कर रहा हूं? जब गलतियां इतनी देख रही है तो मैं सैंपलिंग क्यों कर रहा हूं? 100% चेकिंग कर लो, पूरा का पूरा पॉपुलेशन चेक कर डालो। तो एक्सपेक्टेड रेट्स निकालना एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना करो, सीधा सब्सटेंटिव पे जाओ, सब्सटेंटिव में सैंपलिंग मत करो, सीधा 100% पे जाओ। अगला है सैंपल साइज निकालना, ठीक है। देखिए सैंपल साइज जितना ज्यादा रहेगा सैंपलिंग रिस्क उतनी कम रहेगी। जितना ज्यादा सैंपल साइज रहेगा सैंपलिंग में गलती होने के चांस, सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगी। सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगी तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी, डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी। तो सैंपलिंग रिस्क को हम लोग सैंपल, अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाए तो हम सैंपलिंग रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और ऑडिट रिस्क को काबू में रख सकते हैं, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट रख सकते हैं। स्ट्रैटेजी लेवल पे हमने तय किया था ऑडिट रिस्क कितनी चाहिए, 1%, 3%, 5%, 10%। सैंपल साइज की मदद से हम लोग ऑडिट रिस्क को विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट रख सकते हैं, ठीक है। तो सैंपल साइज का इंपॉर्टेंस बताया। सैंपल साइज आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज यूज करके निकाल सकते हो, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके भी निकाल सकते हो। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सैंपल साइज को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे। देखो चुन्नू मुन्नू की कहानी है, हमने इनको एक कंपनी में चेकिंग करने के लिए भेजा, वेजेस चेक करने के लिए भेजा। चुन्नू पहुंचा कंपनी साइट, वहां पे पहुंचते पहुंचते उसने पढ़ा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में कि वेजेस के अंदर फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के उसको दिखा कि ये एरिया की रिस्क बढ़ गई है। अगर रिस्क बढ़ गई है सैंपल साइज बढ़ा दो। फिर उसको वहां पे साइट पे पहुंचा, साइट पे पहुंचते पहुंचते उसने देखा इस एरिया की रिस्क बढ़ गई है, सैंपल साइज बढ़ा दो। मुन्नू का कॉल आया कि मैं नहीं आने वाला। मुन्नू नहीं आएगा तो उसकी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा, मतलब मुन्नू जो ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाला था वो कम हो जाएगी। अगर दूसरी ऑडिट प्रोसीजर कम हो गई है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। हमारे से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, सैंपल साइज बढ़ा दो। तो देखो बहुत आसान है। चुन्नू
साइड तक पहुंचा, वहां पे 2 पॉइंट कवर हो गए। रिस्क ज्यादा है, सैंपल साइज बढ़ा दो, दूसरी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने वाले, सैंपल साइज बढ़ा दो। अब वो अकाउंट्स ऑफिसर से मिला, ठीक है, उसने कुछ ओवरव्यू के ट्रांजैक्शन उसमें गलती मिल गई, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ गई है तो ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी, सैंपल साइज बढ़ा दो। वो बोलता है स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमको डर लगता है सभी तरह के आइटम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, सैंपल साइज बढ़ा दो। सीनियर से फोन आया, मुझे ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, अगर मुझे ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, इफ यू वांट मोर अश्योरेंस, भाई ज्यादा भरोसा चाहिए, ज्यादा चेकिंग, फिर सैंपल साइज बढ़ा दो। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि मिसस्टेटमेंट को सीरियसली लीजिए, आप लोग मिसस्टेटमेंट आप सीरियसली लीजिए। टॉलरेबल लेवल्स जो उसको कम कर दिया, पहले 20 लाख रुपए तक की गलती चलती थी, अब बोल रहे सिर्फ 2 लाख की गलती चलेगी, फिर सैंपल साइज आप बढ़ा दो। फाइनली नंबर ऑफ लेबर बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ लेबर बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो स्टैटिस्टिक सैंपलिंग में एक खास बात है, निग्लिजिबल इफेक्ट होगा। यस, कोई खास असर नहीं होगा, लगभग उतना ही सैंपल, थोड़ा बहुत उतना ही सैंपल साइज के बेस पे हम लोग प्रोजेक्शन कर देंगे। ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया टेस्ट ऑफ डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम, बिल्कुल सेम सिमिलर फैक्टर्स है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फैक्टर एक बार याद रखो, दोनों जगह पे आप उसको अप्लाई करो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी वैसे ही फैक्टर है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी वैसे ही फैक्टर है। देखिए सपोज प्रेजेंट पॉपुलेशन साइज इज बिग, बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है, 10,000 लेबर थे वो 12,000 हो गए, इसमें सभी तरह के लेबर की वैरायटी कवर हो चुकी है। तो जो पहला सैंपल था हमारा 500 जो हमारा सैंपल था उसमें भी सभी तरह की चीजें कवर हो चुकी है, ठीक है। 500 चेक करके अगर आप 10,000 के बारे में ओपिनियन बना सकते हो, तो लगभग उतनी चेकिंग करके उतनी, मतलब लेबर तो 2,000 से बढ़ गए लेकिन सैंपल सिर्फ 5 से बढ़ा, लगभग उतनी ही चेकिंग करके आप 12,000 के बारे में भी ओपिनियन बना सकते हो। इसीलिए अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बड़ी पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीज भी हो जाए तो कोई वैरायटी में इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, आपकी सैंपल साइज में निग्लिजिबल चेंज आता है। तो ठीक है, निग्लिजिबल चेंज है, मतलब कम मेहनत में आप ज्यादा चीजें कवर कर रहे हैं, एफिशिएंसी, तो बड़े पॉपुलेशन में इट इज हाईली एफिशिएंट। अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में वैरायटी कम होती है, स्मॉल पॉपुलेशन में अगर साइज बढ़ती है तो वैरायटी सडनली बहुत इंक्रीज हो जाती है। अगर वैरायटी बढ़ गई ना साहब, तो आपको सबको कवर करने के लिए सैंपल का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। स्मॉल पॉपुलेशन में जब साइज बदलती है तो वैरायटी कवर करने के लिए सैंपल साइज भी बहुत बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, मेहनत बढ़ानी पड़ती है। तो छोटे पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज होता है तो हमारी मेहनत बढ़ती है, इतना एफिशिएंट नहीं है। एक और खास बात बोली है, जनरल रूल तो हम लोगों ने बोला, ठीक है, ये यहां पे हम लोगों ने बोला कि पर्टिकुलर यहां पे कि अगर आपकी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर अगर आपका पॉपुलेशन साइज बढ़ती है तो आपका सैंपल साइज भी बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वैरायटी कवर करनी है। स्मॉल पॉपुलेशन में ऐसा होता है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा, सैंपल साइज बढ़ी, बढ़ता हुआ इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन इसी वक्त अगर सीनियर बोलता है कि टॉलरेबल लेवल जो है वो भी बढ़ा दो, प्रोपोर्शनेटली मर्टेलिटी लेवल बढ़ा दो, टॉलरेबल लेवल मर्टेलिटी लेवल पे डिपेंड करता है, वो भी बढ़ा दो। जैसे ही टॉलरेबल लेवल बढ़ेगा, मतलब छोटी मोटी गलतियां हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हमको इतना सेंसिटिव इशू नहीं है तो सैंपल साइज कम करो, दोनों चीजें एक में को कॉम्पनसेट कर देंगे, सैंपल साइज पे असर नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। छोटे पॉपुलेशन में अगर आपका पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है तो सैंपल का साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग इफेक्ट मिल गया। एट द सेम टाइम मर्टेलिटी लेवल बढ़ गई, टॉलरेबल लेवल बढ़ गया, मतलब इतना सेंसिटिव नहीं एरिया, तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। दोनों चीजें एक में को कॉम्पनसेट कर देंगे, नो चेंज इन द साइज ऑफ द सैंपल। रेयर है, अभी तक टारगेट नहीं किया इंस्टीट्यूट ने ये पॉइंट।
फिर इसके बाद में कैसे सिलेक्ट करना आइटम्स को। दो अप्रोचेस हमारे पास में, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। ये अप्रोचेस है, दोनों अप्रोच में हम एक ही चीज चाहते हैं, सैंपल शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट सैंपल साइज, इट इज अबाउट सिलेक्शन। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मतलब क्या, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हर आइटम के, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करो एनालिसिस के अंदर। एडवांटेज क्या है भाई साहब, एकदम प्यारा, कोने सबके इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, कोने कोने से सिलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलता है आपको। अरे साइंटिफिक इन नेचर है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दुनिया में इसको बार बार प्रूव किया गया है, साइंटिफिक इन नेचर, वेल प्रूव्ड है, पूरी थेरीज है, इसलिए इस पर आप भरोसा ज्यादा कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट लार्ज पॉपुलेशन में तो आपको बड़ा प्यारा सैंपल सिलेक्ट करके आपको दे देगा, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे कंक्लूजन आपको ड्रॉ करके दे देगा। तो और थोड़ी चर्चा होती है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलता है, भरोसेमंद है, और लार्ज पॉपुलेशन में बड़े काम की चीज है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मतलब पर्सनल पर्सनल नॉलेज, स्किल्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो भी है उसके बेसिस पे सैंपलिंग करो। अभी अपने मन से सैंपलिंग करनी है, फायदा क्या है, सिंपल टू अप्लाई। मुझे पता है कि भैया नया प्रोडक्ट आया तो वहां पे गड़बड़ होती है, मुझे पता है पीक पीरियड में गड़बड़ होती है, ठीक है। नया एम्प्लॉय किसी ने ज्वाइन किया है, वो अकाउंटिंग में इनिशियली गड़बड़ कर सकता है। जनरली ये लोग आखिरी आखिरी के ट्रांजैक्शन बहुत सिलेक्ट करते हैं, तो कट ऑफ असर्शन अच्छे से चेक होता है। डिसएडवांटेज क्या है, साइंटिफिक नहीं है ये, कोई थ्योरी, कोई स्टडी, कोई रिसर्च, ये कोई वेल प्रूव्ड चीजें नहीं है, कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, सिर्फ अंदाजे ही अंदाजे। इट में गो रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, अनबायस नहीं, पर्सनल बायस आ सकता है। हो सकता है ऑडिटर की जो पर्सनल खुन्नस है, थॉट प्रोसेस, उस चक्कर में कहीं पे जरूरत से ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, कहीं पे कम सिलेक्शन हो रहा है। ना ये साइंटिफिक है, ना ये ऑब्जेक्टिव है। यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब अनबायस्ड है। सोल्यूशन क्या है, पैटर्न एस्टेब्लिश मत करो, एम्प्लॉयज को मत समझने दो कि तुम किस तरह की सैंपलिंग करने वाले हो। हर साल वही महीना सिलेक्ट करना चाहिए के लिए ऐसी हरकतें मत करो, नहीं तो वो आपको बेवकूफ बना देंगे। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के फायदे क्या है, लार्ज, पावरफुल, मोर। भाई लार्ज पॉपुलेशन अगर है ना, उसमें आप इसको लगाइए, जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। 100% चेकिंग करने जाओगे तो ह्यूमन एरर्स बहुत सारे हो जाएंगे, उससे भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग लगा के। और खास बात क्या है, जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ भी जाता है ना, तो सैंपल के साइज में निग्लिजिबल इफेक्ट आता है, कम मेहनत में आप बड़ी पॉपुलेशन कवर करते हो। इट इज हाईली एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट है। इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली चीजें इंक्रीज नहीं हो रही, बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हो रहा। बड़ा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, बड़ी एक्सप्लेन थेरीज है, पूरा फॉर्मूला है हमारे पास में। आपको मिनिमम सैंपल साइज मिल जाता है, आपको मिनिमम सैंपल साइज आप कैलकुलेट करके मिल जाता है कि भाई सैंपल में इतना है, तो मतलब इतना सैंपल आप सिलेक्ट कर लो, पॉपुलेशन की चेकिंग हो जाएगी, बनी बनाई चीज मिल जाती है। ये एकदम अनबायस्ड है, अनबायस्ड, साइंटिफिक इन नेचर है, प्रूव्ड है। अब इसके रिजल्ट्स कभी भी डिफेंड कर सकते, कोई हमको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता। रिस्क, हर सैंपल साइज में कितनी रिस्क होगी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आपको अप्रोच देके रखे हैं कि सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हर अप्रोच में कुछ मेथड्स है, एक एक करके मेथड होते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल में पहले रैंडम सैंपलिंग, जब पॉपुलेशन के अंदर के हर यूनिट के इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। रैंडम नंबर टेबल, एक्सेल फंक्शन, ऐप, चिट्स, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड, पॉपुलेशन में होमोजेनियस होमोजेनियस पॉपुलेशन, एक जैसे आइटम्स है, हम पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं करते, पॉपुलेशन के हर आइटम का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जब पॉपुलेशन के अंदर हेट्रोजेनस, अलग अलग टाइप के आइटम्स है, तो हम उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रैटा के अंदर। अब हर स्ट्रैटा में जाके सैंपलिंग करते हैं, हर स्ट्रैटा के अंदर जो यूनिट्स है वहां पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है,
ठीक है। इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग मतलब कांस्टेंट इंटरवल वाला सैंपलिंग होता है। कांस्टेंट इंटरवल मतलब क्या? ठीक है कि इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग में क्या होता है, कांस्टेंट इंटरवल के बाद में सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सपोज पॉपुलेशन में 5,000 आइटम है। एग्जांपल, हमको 1,000 आइटम सिलेक्ट करने, वी हैव टू सिलेक्ट 1,000 आइटम्स। तो इंटरवल क्या हुआ? 5। हर 5 के बाद सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा। पहला इंटरवल है 1 to 5। पहला इंटरवल होता है 1 to 5, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 1 है तो 1, 6, 11, 16 ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर 4 है तो 4, 9, 14, 19 ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले यूनिट को, जो फर्स्ट इंटरवल है वहां से हम लोग यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में बस वो जो इंटरवल हमारा था उसको ऐड करते जाओ, आपके आपके बाकी चीजें अपने आप सिलेक्ट होती जाएगी। इंटरवल इंटरवल आपका नंबर में हो सकता है या रुपीज में भी हो सकता है। रुपीज में कैसे हो सकता है आगे समझेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। सपोज पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर या पैटर्न है और हमारा सिलेक्शन का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है वो अगर एक साथ कोइंसाइड हो जाए, मैच हो जाए, तो एक जैसी चीजें सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज हमारी 5 से 5 प्रॉपर्टीज है और उसके 5 रेंटल इनकम्स है, तो हर महीने 5 एंट्री, फिर 5, फिर 5, फिर 5 हो जाएगी। अब मेरा सिलेक्शन का इंटरवल भी 5 है, तो क्या होगा? पहले महीने में एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, फिर +5 किया, अगले महीने में भी वही प्रॉपर्टी का रेंट आ गया, अगले महीने में भी वही प्रॉपर्टी का रेंट आ गया। हमारी पॉपुलेशन 5-5 में बदल रही थी, हमारा सिलेक्शन का तरीका भी 5-5 में बदल रहा था, एक जैसी चीज सिलेक्ट हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप रैंडम स्टार्ट करिए, कुछ सिलेक्शन रैंडम स्टार्ट, कुछ सिलेक्शन रैंडम स्टार्ट। इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस किया। फिर अगला है क्लस्टर सैंपलिंग। पहले आप पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर में आप डिवाइड कर दीजिए। क्राइटेरिया बेस्ड नहीं है, सिर्फ नंबर 10, 20, 30। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते हैं, कोई क्राइटेरिया होता है कि भाई एरिया के हिसाब से बांटेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से बांटेंगे। यहां पे ऐसा नहीं है। 10, 20 कोई भी फिक्स्ड नंबर सिलेक्ट करके पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर में सिलेक्ट कर लो। फिर रैंडम सैंपलिंग लगाकर क्लस्टर सिलेक्ट करो। क्लस्टर सिलेक्ट करने के बाद में सपोज 10 क्लस्टर सिलेक्ट, हर क्लस्टर में जाके रैंडम सैंपलिंग लगाकर क्लस्टर के अंदर में से यूनिट सिलेक्ट करो। 2 बार रैंडम सैंपलिंग लग रही है। एक तो बांटने का तरीका यहां पे अलग है, 2 बार रैंडम सैंपलिंग लग रही है। पहले रैंडमली क्लस्टर, फिर क्लस्टर के अंदर रैंडमली चीजें सिलेक्ट करो। कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हम लोग पूरा क्लस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि जब आप फाइनल सिलेक्शन कर रहे हो बहुत ही लिमिटेड चीजें आपके सामने है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी गो फॉर 100% सिलेक्शन। ठीक है, हम लोग क्लस्टर में से, जब क्लस्टर में के अंदर जब रैंडम सैंपलिंग, तो हम लोग सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड दोनों लगा सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि बहुत कम चीजें, अल्टीमेटली आखिरी सिलेक्शन में कम चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट इसके खराब होते हैं एज कंपेयर टू रैंडम सैंपलिंग। तो इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, अगर आप पूरा क्लस्टर सिलेक्ट कर लोगे तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में एक बार पूछा था। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग वैल्यूएटेड सिलेक्शन एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है कि मॉनिटरी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दीजिए। सैंपल साइज में, सिलेक्शन में, इवैल्यूएशन में, हर जगह पे मॉनिटरी अमाउंट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप मॉनिटरी अमाउंट्स को इंपॉर्टेंस देंगे तो उसको मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग वैल्यूएटेड सिलेक्शन बोलते हैं। टोटल सेल 20 लाख के 5 हमको सिलेक्ट करने हैं। मॉनिटरी अमाउंट में 4 लाख का इंटरवल हो गया, रुपीज में है ये इंटरवल। देखो, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एक सोच है, इस सोच को हम दूसरे मेथड के साथ मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर रहा हूं इंटरवल के साथ। ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, नो वन विल आस्क इट। तो आपका पहला जो इंटरवल है 1 लाख से 4 लाख, पहला रैंडमली सिलेक्ट किया 620, अगला अपने आप मिल जाएगा 4,620,000, अगला अपने आप 8,620,000, 12,620,000। आपके सपोज 25 बिल है, बिल की अमाउंट लिख दे। आपने क्यूमुलेटिव टोटल निकाल लिया,
पहले का 1 लाख, फिर 1 लाख प्लस 40,000, 140, फिर 160, क्यूमुलेटिव टोटल है। अब आप देखो 620 कहां पे आएगा? 620 1 से 1 लाख के बीच में आएगा। पहला बिल सिलेक्ट कर लो। 4,620 कहां पे आएगा? 2,10,000, 1 से 4,10,000 के बीच में, वो सिलेक्ट कर लो। 8,620 कहां पे आएगा? 6,20,000 और 8,70,000 के बीच में, 8,620 सिलेक्ट कर लो। ठीक है। 12,620 कहां पे आएगा? 11,15,000 और 12,65 के बीच में, वो सिलेक्ट कर लो। एंड सो ऑन। सर ऐसा करने से क्या होगा? सुनिए, जो बिल का अमाउंट ज्यादा होगा, जो बिल का अमाउंट ज्यादा होगा, उसका ये जो कवरेज है वो ज्यादा होगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी। जो बिल का अमाउंट ज्यादा होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। अगर उसकी रेंज ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में बड़े आइटम्स, बड़े बिल सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैप्पीज़ार्ड सिलेक्शन क्या होता है? बाजू में रखिए सारी मेथड्स, अपना पर्सनल नॉलेज, पर्सनल जजमेंट को यूज करिए और सिलेक्शन कर लीजिए जैसा आप चाहते हो वैसा। यहां पे कोई फिक्स्ड पैटर्न, यहां पे ठीक है, यहां पे कोई मेथड नहीं है, यहां पे कोई मेथड नहीं है, यहां पे ठीक है। जब आप कोई मेथड यूज नहीं कर रहे, कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहे, अपने मन के हिसाब से चल रहे, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से चल रहे, उसको हैप्पीज़ार्ड हम लोग बोलते हैं। सर हैप्पीज़ार्ड और रैंडम में क्या फर्क है? रैंडम में हम कोई तरीका यूज कर रहे हैं, रैंडम नंबर टेबल यूज कर रहे हैं, एक्सेल में रैंडम नंबर जनरेट करके यूज कर रहे हैं। यहां पे तो कोई तरीका ही नहीं है, कोई दूर दूर तक तरीका नहीं है, बस अपना जजमेंट लगा रहे। ये फर्क है दोनों में। नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसका हेडिंग वहां पर चला गया, तो मार्क कर लेना। ये भी नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये दोनों दोनों के दोनों। ठीक है। जब आप किसी एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करते लेकिन पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, उसको हम ब्लॉक सिलेक्शन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 20, 30, 40, 50। इसमें क्या होता है? आप स्टार्टिंग पॉइंट आप सिलेक्ट करो और अगले 20 आइटम, ठीक है, सपोज हमने ब्लॉक सिलेक्ट किया, हमारे ऊपर है, ब्लॉक सिलेक्ट किया 50 का, तो पहला आइटम आया, सपोज पहला आइटम आया 201, तो 201 से 250, 201 से 250, ये 50 आइटम सिलेक्ट कर लो। कॉन्जिक्यूटिव आइटम हम सिलेक्ट कर लेते। अगला रैंडम स्टार्ट आया 13,000, 13,001, तो 13,001 से 13,050 तक आप सिलेक्ट कर लो। ब्लॉक सिलेक्शन में हम कॉन्जिक्यूटिव आइटम सिलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली कुछ भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट से अगले 50 सिलेक्ट कर लो। इतनी अच्छी मेथड नहीं है, कभी कभी अप्रोप्रिएट, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इट इज नॉट यूजफुल। कभी कभी सपोज हमको ये देखना है कि एक ही बिल 2 बार बुक तो नहीं हो गया, तो आजू बाजू के आइटम चेक कर लो, पता चल जाता है, वहां पे काम का आ सकता है। जनरली इतने काम का नहीं होता ब्लॉक सिलेक्शन, क्योंकि एक जैसे आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं, एक जैसे आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर पूरी पॉपुलेशन कहां कवर हुई है? इट्स नॉट दैट गुड। अब स्टेप नंबर 4, सैंपल सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त 2 चीजें हो सकती है। ठीक है। कभी जो आइटम आपने सिलेक्ट किया वो काम का ही नहीं है, तो बस उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। उसको छोड़ दो और नया लेके आओ, रिप्लेस करना पड़ता है। सपोज आप पेमेंट्स चेक कर रहे हैं और आपने जो चेक सिलेक्ट किया वो कैंसल्ड चेक था, तो उसको छोड़ दो और नया आइटम सिलेक्ट करो। एमसीक्यू में आएगा, नया आइटम सिलेक्ट करना है, रिप्लेस मारना है उसको। फिर कभी कभी ऐसा होता है, जो आइटम है ना, वो आइटम ठीक है, लेकिन हमारी ऑडिट प्रोसीजर जो हमने तय की थी वो नहीं लगा पा रहे। जैसे मॉल के अंदर सारे ऑटोमेटेड सेल होते हैं, ठीक है, सीधा सिस्टम में एंट्री होती है, लेकिन कहीं कहीं पे बारकोड नहीं होता, तो मैनुअल सेल बिल बनता है। कभी कभी आइटम सही होता है, लेकिन जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर ने तय की थी वो लगा नहीं पाते, तो ऑल्टरनेटिव तरीके से चेक करो। जैसे हमने डेटर सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल यहां पे डेटर के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए कुछ, तो हम नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो एक काम करो ना, आप सब्सीक्वेंट रिकवरी चेक करो। आप डेटर का लेजर अकाउंट बराबर नहीं देख पा रहे, डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए हैं, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, सब्सीक्वेंट कलेक्शन चेक करो ना।
अगर आइटम सही नहीं है तो रिप्लेस मार दो, आइटम सही है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा दो। स्टेप नंबर 5, गलतियों को समझो कैसी गलतियां, क्वांटिटी ऑफ गलतियां नहीं, क्वालिटी ऑफ गलतियां भी समझो। क्वालिटी नेचर, इन्वेस्टिगेट नेचर एंड कॉज। क्वालिटी मतलब क्या, नेचर एंड कॉज। नेचर मतलब क्या, आप गलतियों को अच्छे समझो, क्यों हुई ये गलती, कैसे हुई ये गलती, इज इट रिपीटेटिव नेचर की है कि नहीं है, वो समझो। आपको ये देखना पड़ेगा, इज इट एनोमली, ऐसी गलती जो बार बार रिपीट नहीं होने वाली, पॉपुलेशन के अंदर जो रेयरली आती है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ऐसा बार बार नहीं होता पॉपुलेशन, उसको एनोमली बोलते हैं। कंफर्म करो कि एनोमली है। जब हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं सैंपल में इतना तो पॉपुलेशन में कितना, प्रोजेक्शन करते वक्त एनोमली को दूर किया जाता है, सिर्फ नॉन एनोमलस गलतियों को लेकर प्रोजेक्शन किया जाता है। फिर देखो कोई कॉमन फीचर दिख रहा है क्या, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन, या कोई प्रोडक्ट, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, ध्यान दो कि भाई टीएलपी जैसे आईपीएल है, कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, कोई लोकेशन में है, कोई प्रोडक्ट कोई पीरियड में है, कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है सिर्फ ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, सिर्फ मुंबई ब्रांच में प्रॉब्लम है, सिर्फ नए प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, सिर्फ दिसंबर के महीने में प्रॉब्लम है, तो उस सारे आइटम सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल द आइटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमन फीचर। कॉज भी देखो इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, अनइंटेंशनल तो ठीक है, इंटेंशनल मतलब फ्रॉड है, मतलब कंसील भी हो सकते हैं। नेचर और कॉज समझना जरूरी है, इसके बेसिस पे हमको बहुत मदद मिलेगी कि हमको क्या चेंज करना है। हमारी अप्रोच बदल जाती है, कभी हम प्रोजेक्शन करते वक्त छोड़ देते हैं, कभी हम ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी हम रिस्क लेवल को बढ़ा देते हैं, कभी ऑडिट प्रोसीजर बदल देते हैं, कभी कभी दूसरे एरिया में भी इंपैक्ट होता है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट करो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जनरली देखा गया है कि जो आपको रेट ऑफ डेविएशन सैंपल का मिलता है, वही रेट ऑफ डेविएशन आपका पॉपुलेशन का भी होता है। आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस। जो यहां का रेट ऑफ डेविएशन है वही पॉपुलेशन का रेट ऑफ डेविएशन है। ठीक है, वही रेट, क्योंकि वो परसेंटेज में निकलता है, इट इज इन परसेंटेज, कि भाई 10% गलती है, 20% गलती है, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो आपको वहां पे कोई कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जो गलती है, मिसस्टेटमेंट है, वो रुपीज में होती है। इस सैंपल में 5 लाख की गलती है तो टोटल पॉपुलेशन में कितनी गलती हो सकती है, एक ब्रॉड स्केल हमको अमाउंट मिलता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हमको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, सैंपल में इतनी गलतियां है तो पॉपुलेशन में कितनी गलतियां, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि भाई सैंपल में 5 लाख की गलती है तो पॉपुलेशन में 50 लाख की होगी। लेकिन इससे एक ब्रॉड व्यू मिलता है कि मोटा मोटी कितनी गलती होगी, एग्जैक्टली कौन से वाउचर में गलती है वो नहीं मिलती, इसके बेस पे रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, मोटा मोटी चीज मिलती है। वो भी प्रोजेक्शन करते वक्त हम एनोमली को छोड़ देते हैं, नॉन एनोमलस गलतियों को लेकर प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन अगर आखिरी तक इस गलती को ठीक नहीं किया गया तो उसको आखिरी में फिर से हमको कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहां पे एनोमली अगर रेक्टिफाई नहीं होती है, सपोज 50 लाख की एनोमली है, गलती एक 50 लाख की, नॉन एनोमलस गलतियां यूज करके हमने प्रोजेक्शन किया, वो आ रहा था 5 करोड़, भाई पॉपुलेशन में 5 करोड़ की गलती दिख रही है। ठीक है, आखिरी तक आपने रेक्टिफाई, एनोमली गलती तो है, अगर एनोमली को रेक्टिफाई नहीं करोगे तो आखिरी में उसको नॉन एनोमलस बेसिस पे जितनी गलती दिख रही है, एनोमली, दोनों को ऐड करके कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिंपल था, एनोमली को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है तो आखिरी में प्रोजेक्टेड लेवल्स जो है उसमें इसको जोड़कर कंसीडर करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7 है इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड लेवल और टॉलरेबल लेवल, हमारे सैंपलिंग के पहले जो लेवल निकलता है वो एक्सपेक्टेड है, जो मैक्सिमम अलाउड है वो टॉलरेबल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सपोज टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है 20%,
ठीक है, नॉट 20%। एक्सपेक्टेड हमारा लेवल है 10% कि भाई 10% गलती निकल सकती है। टॉलरेबल लेवल है 25%। ठीक है, जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ की मैं। ओके वेट, सपोज हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है 20%, 20% गलती हमको लग रही है, और टॉलरेबल लेवल है 30%। करेक्ट। अब सुनो, सब सिचुएशन नंबर 1, 10% गलतियां निकली, अरे वाह, एक्सपेक्टेशन से भी कम है, टॉलरेबल से तो बहुत कम है। बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत कॉन्फिडेंस से, मतलब रीजनेबल बेसिस से मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि गलतियां बहुत कम है, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। आई हैव, जब मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कोई रिजल्ट निकालता हूं उसको बोलता हूं मेरे पास में रीजनेबल बेसिस है, आई हैव रीजनेबल बेसिस। ठीक है, चार्ट में पोजीशन बराबर नहीं थी पहले, मैंने उसको ठीक कर दी। ठीक है, तो अगर गलतियां बहुत कम है, 10% है, उम्मीदों से भी कम है, टॉलरेबल लेवल से भी कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, सब बराबर, कंट्रोल आर इफेक्टिव। सपोज ऐसा आता है, सपोज इट इज कि प्रोजेक्टेड गलतियां जो है वो 35%, ओ तेरी, टॉलरेबल लेवल से बहुत ज्यादा है गलतियां। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं हम लोग, पूरे कॉन्फिडेंस से हम लोग ये बोलेंगे कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, कंट्रोल्स बेकार है। देखो, अगर इस पार या उस पार है प्रोजेक्टेड लेवल्स तो बहुत आसान है, लेकिन अगर बीच में आ गया प्रोजेक्टेड लेवल, अरे तेरी 25%, मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है गलती लेकिन टॉलरेबल से कम है। कहीं ना कहीं हमारी सोच गलत हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। हम लोग मैनेजमेंट से आके पूछेंगे कि भाई एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा क्यों है, इन्वेस्टिगेट करके मामला कितनी गलती है, क्या गलती है, क्यों गलती है, रिपीटेड नेचर है नहीं है, वो समझेंगे, रीसैम्पलिंग करेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे, फिर से कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको ये कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं रहना, वी डोंट वांट टू बी इन कंफ्यूजन स्टेट, हमको कंफ्यूजन में स्टेट में हमको रहना नहीं है। ठीक है, सेम तरह का एनालिसिस हो सकता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी। सपोज टेस्ट ऑफ डिटेल में मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई एक्सपेक्टेड मुझे लगता है 20 लाख की गलती हो सकती है, मैक्सिमम गलती जो अलाउड है वो 30 लाख की अलाउड है। अब गलती निकली 10 लाख की, अरे वाह, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलूंगा कि देर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एवरीथिंग इज फाइन, सब बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सपोज गलती निकलती है 35 लाख की, ओ तेरी, इतनी बड़ी गलती है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, टॉलरेबल लेवल से ज्यादा हो गया। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलूंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी गलती है पॉपुलेशन में। लेकिन अगर दोनों के बीच में आ जाओ तो कंफ्यूजन की स्टेट है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, टॉलरेबल से कम है। बात करिए मैनेजमेंट से, समझिए, इनडेप्थ जाइए, बड़ा सैंपल, बड़ी चेकिंग, ज्यादा चेकिंग करिए। स्पेशल केस नीचे दिया है, सपोज नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट, हम लोग बार बार आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्शन करते वक्त नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट लेकर प्रोजेक्शन करते हैं। हमने प्रोजेक्शंस किए, सब ये डिस्कस करके आए, प्रोजेक्शन किया, सब कुछ किया और चीजें सब ठीक लग रही है, लेकिन बाद में पता चला एक एनोमली थी जिसको रेक्टिफाई नहीं किया आखिरी तक, तो उसका भी इफेक्ट कंसिडर, उसको भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे ऊपर एग्जांपल में देखा था 5 करोड़ था प्लस 50 लाख, तो 50 लाख को ऐड करना पड़ेगा। अगर एनोमली को आखिरी में रेक्टिफाई नहीं करते तो उसको भी ऐड करके लेना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा टॉलरेबल से। अगर टॉलरेबल के बहुत नजदीक आ रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो खतरे की घंटी है, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन सही नहीं जा रहा है, हमने फिर से और ज्यादा रीसैंपलिंग करके ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए। अब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सैंपलिंग पे कितना भरोसा हम लोगों ने करना चाहिए किसी भी ऑडिट पे जब जाते हैं, तो सी सीता करके शॉर्टकट है। अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इस असाइनमेंट में अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, 75% 80% कॉन्फिडेंस बहुत है,
तो फिर क्यों इतनी तक कर रहा है? सैंपलिंग कर ले। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, कितना चेकिंग कर लेगा? सैंपलिंग कर ले। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, आपको डेटा पे चीजों पे बहुत भरोसा है, क्यों 100% चेकिंग कर रहा है? सैंपलिंग कर ले। रिलायबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेटा है, ठीक है, क्यों इतनी चिंता कर रहा है? सैंपलिंग कर रहे। टॉलरेबल लेवल बहुत बड़े, बड़ी बड़ी गलतियां अलाउड है, तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है? सैंपलिंग कर ले। ये सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव है तो हम सैंपलिंग पे ज्यादा भरोसा करते, 100% चेकिंग नहीं करते। अब थोड़ा सा शॉर्ट नोट स्ट्रैटिफिकेशन पे। स्ट्रैटिफाई करना मतलब पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, किसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड, क्राइटेरिया के ऊपर बेस इसको डिवाइड करते जाना, ठीक है। ऐसा करने से सभी नेचर के चीजें कवर होते हैं, सैंपलिंग साइज कम हो जाती है। तो सैंपलिंग साइज कम हो गई, कम मेहनत में ज्यादा बढ़िया चेकिंग करते, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। या तो इसको वैल्यू वाइज बांट लो, मॉनिटरी वैल्यू वाइज। यस, सैंपलिंग को हम लोग मॉनिटरी लिमिट के हिसाब से चीजों को बांट सकते हैं। 1 लाख के ऊपर के आइटम अलग, 75 से 1 लाख अलग, एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप वैल्यू वाइज बांट लो, हाई वैल्यू आइटम में परसेंटेज सिलेक्शन ज्यादा रखो, लो वैल्यू आइटम में परसेंटेज सिलेक्शन कम करो, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम में कुछ चीजें चेक करके बहुत सारी वैल्यू कवर हो जाएगी। रिस्क के बेसिस पे बांट दे सकते हो। एक काम करो, डेटर्स की एजिंग बना लो, डेटर्स कितने पुराने हैं, पुराने डेटर्स रिस्की होती है, वहां पे ज्यादा सिलेक्शन करो, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। बांटने के 2 तरीके हैं। प्रोजेक्शन करो, हर स्ट्रेटा में जाके सैंपलिंग को लगाना पड़ेगा, हर स्ट्रेटा में प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, हर स्ट्रेटा के प्रोजेक्शंस को जोड़ करके पूरे पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन हमको मिलेंगे। वैल्यू एडेड सिलेक्शन मतलब मॉनिटरी अमाउंट को इंपॉर्टेंस दो, पॉपुलेशन डिफाइन करते वक्त, सैंपल साइज डिफाइन करते वक्त, इंटरवल निकालते वक्त, प्रोजेक्शन करते वक्त, हर जगह पे आप मॉनिटरी अमाउंट को जब इंपॉर्टेंस देते हो, उसको बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो बड़े बिल, बड़े अमाउंट सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन एक सोच है जिसको बाकी अप्रोच के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे वैल्यू वेटेड सिलेक्शन हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के साथ यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। जैसे आप वैल्यू वाइज स्ट्रैटा बनाइए और सैंपलिंग करिए, बहुत बढ़िया है। आप इस सोच को इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो हमने एग्जांपल देखा था, दैट इज लेस इफेक्टिव। एमसीक्यू में आ सकती है बात ये। फिर ये कुछ ट्रेडिशनल थ्योरी है, इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग ऑन ऑडिट। उनका कहना है भैया ऑडिट, ठीक है, मैं कितनी मेहनत कर लो, एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो कभी नहीं मिलता है। मतलब हमेशा कोई ना कोई रिस्क तो होती है ओपिनियन गलत होने की। जब रिस्क है ही तो कैलकुलेट रिस्क लो, सैंपलिंग लो और सैंपलिंग करो। जब आपको पता है कि 100% चेकिंग करके भी सच्चा रिस्क 0 नहीं हो सकती, रिस्क रहने वाली है, तो सैंपलिंग लो, कैलकुलेटेड साइंटिफिक रिस्क लो, बहुत बढ़िया। इससे लोगों ने जस्टिफाई किया, रिस्क तो है ही थोड़ी बहुत, तो कैलकुलेट करके सैंपलिंग रिस्क उठा सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करती है बहुत सारे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, अच्छे सब रिकॉर्ड्स मेंटेन है, सैंपल साइज कम लगता है, नहीं तो सैंपल साइज बढ़ जाता है, ठीक है। आईसीसी फॉर सर्टन सरकम, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे सैंपलिंग को नहीं लगा सकते, अप्रोच बदलना जरूरी है, अनदर अप्रोच इज नेसेसरी, 100% सिलेक्शन करना जरूरी है। जैसे बहुत रिस्की आइटम है, बहुत ही अलग नेचर के आइटम है, तो आप यार अक्कड़ बक्कड़ मत करो, 100% लगा दो। या फिर जहां पे ऐसा लगता है 100% चेकिंग करके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, जैसे एक एक डेप्रिसिएशन चेक करने से अच्छा सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा डेटा अपलोड कर दो, पूरा डेप्रिसिएशन रिकम्प्यूट हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे सैंपलिंग यूज नहीं करते हम लोग, 100% सिलेक्शन करते हैं। सैंपलिंग आपको 100% रिजल्ट नहीं हो सकता, एक्यूरेसी नहीं हो सकती। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन प्रोसेस है। इसमें हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहेगी और छोटी मोटी रिस्क चलती है। 2%, 3%, 5% रिस्क इज एक्सेप्टेबल।